क्या कहें दिल से, धड़कने पागल। 12th फेल फिल्म के आने के बाद क्या बदला आप लोगों की जिंदगी में? एकदम सेल्फियों की भरमार मनोज भाई? अब तो आदत सी हो गई है। पहचान जरूर मिली इस मूवी के माध्यम से। आप पूरे देश तक अपनी बात कहने में सक्षम हुए। बहुत सारे लव बर्ड्स, बहुत सारे तैयारी करने वाले या शादी की इच्छा रखने वाले कपल्स, उनके भी आए होंगे साहब हमारी भी ऐसी स्थिति, आप हमारे मम्मी पापा को समझा दो, हम बहुत मेहनत करेंगे। आपका पुराना जो इंटरव्यू था ललन टॉप वाला, उसमें एक लाइन मैंने कभी बोली होगी कि मैं लव मैरिज का समर्थक हूँ, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला है आप लव मैरिज का समर्थक है ना, तो आप हमारी कराइए, हम पागल हो चुके हैं अभी। आप देख रहे हैं मनोज और श्रद्धा मैरिज ब्यूरो का इश्तेहार। जब आपके माताजी पिताजी ने फिल्म देखी, कहाँ देखी और उनकी रिएक्शन क्या थे? तो मम्मी मेरी माँ रोने के बाद बिद्दू जी ने उनको स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुलाने के बाद मेरी माँ से बोला गया कि कुछ बोलो। सर्वश्रेष्ठ क्षण थे वो, जब मेरी माँ ने बिद्दू जी का हाथ लिया और उसको चूमा, ये बोलते हुए कि बहुत अच्छा किया। हम लोग जब फिल्म एडिट पे थी, हम लोगों ने देखी तब रोए, तो कम से कम 20-25 बार तो रोए होंगे। ये जितनी बार देखते हैं उतनी बार उतना ही रोते हैं, हम दोनों ही रोते हैं, पर मनोज तो एकदम मतलब बच्चों पिताजी की क्या रिएक्शन थी मनोज भाई आपके? वो कभी कभी अचानक से फ़ोन करते हैं, देख रहे हो तुम क्या बढ़ गई है बेईमानी, कोई कुछ रोकने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। मैं 5 मिनट तक सुनता रहता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर बोलते हैं यार तुम लोग कुछ करते नहीं हो, तुम लोग इतने बड़े ऑफिसर बन गए, कुछ करो। कुछ इनमें तब्दीलियाँ हैं फिल्म आने के बाद? थोड़ा स्टाइलिश एकदम, अब मैं शर्ट मेरी थोड़ी ज़्यादा। नहीं, उनके इंटरव्यू में नीचे कमेंट भी ये आते हैं कि सर शर्ट तो अब चेंज कर लो। ये सब में वही पहन रहे थे। आनंद महिंद्रा जी ने आपसे संपर्क किया? बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा हुई, जैसे समाज के बारे में आगे क्या करना चाहिए, और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बात करके। और इस मूवी के बाद ऐसे बहुत सारे लोग मिले हमको, जिनसे मिलकर ऐसा लगा हमको कि जो रियल लोग हैं वो अभी भी उतने ही सीधे और सरल हैं। इंटरनेट की दुनिया में बहुत ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है सिविल सर्विस को। लोग घंटों तैयारी करते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका डेमीगॉड जैसा स्टेटस, फिर उनकी रीलें। तैयारी बेकार नहीं जाती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसको ओवर ग्लोमराइज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हर बात में कि यही अकेली बची चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं है। ये नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने। आपके पास वो मीम आया जिसमें ये हो कि देखिए क्रेडिट तो श्रद्धा को मिलता है, पर श्रद्धा जैसी लड़की मिले ना मिले, पांडे जैसा दोस्त मिलना जरूरी, ऐसे बहुत वो चलते हैं। आप लोगों ने देखे वो? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की तो बड़ी पसंदीदा चीज़ है कि दिन में किसी अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई, किसी अच्छी आदमी का SMS आ गया, तो तब तो हम कोई रिएक्ट करते नहीं है, चुप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ठीक है, नॉर्मल। घर में आते से ही श्रद्धा में बैठ जाए, रूम बंद करके, और पता है इतना बड़ा आदमी है। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बोल के चेक करूं आवाज आए, क्यों आवाज आ रही है? आवाज ठीक है? सर को भी ऐसी ही बातचीत होने वाली है अगले आधा पौन घंटे तक। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आज की लल्लन टॉप बैठकी कुछ खास है, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़िल्म की रिलीज़ के बाद जो रील वाला कपल है, जो फिल्म में नज़र आया, जो असल में रियल है, उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीलियाँ आई। 12th फेल विनोद चोपड़ा की ये फिल्म अनुराग पाठक के नावल पे बेस्ड, जो ब्लॉकबस्टर हिट रही, जिसने ट्रेंड सेट किए, जो लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन बनी, और वो जिन लोगों की ज़िंदगी पर आधारित है, महाराष्ट्र काडर के IPS ऑफिसर मनोज शर्मा और महाराष्ट्र काडर की ही IRS ऑफिसर श्रद्धा जोशी। हालांकि IRS में काडर इस तरह से स्टेट के लेवल पे नहीं होता है। कैसे होता है IRS में काडर? तो IRS सेंट्रल सर्विस है, स्पेसिफिक काडर नहीं होता, ऑल इंडिया कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इन दिनों आप महाराष्ट्र स्टेट के साथ डेपुटेशन पर हूँ। डेपुटेशन पे हैं? अभी टूरिज्म के साथ हूँ, MTDC में हूँ, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आप तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि जो भी देश के दर्शक देख रहे हैं, यदि उनको महाराष्ट्र में कहीं घूमने आना हो, है ना, MTDC का यही काम है ना, टूरिज्म डेवलपमेंट का, कौन सी जगह आप सजेस्ट करेंगे? गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र में एक्चुअली सब कुछ है, चाहे जिसको अगर वाइल्ड लाइफ पसंद हो तो उसके लिए ताडोबा जैसी जगह है। अच्छा। अगर बीचेस पसंद है तो इवन मुंबई से लेकर के पूरी कोंकण रेंज है, जैसे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वहाँ पर बहुत प्यारी कोस्टल पूरा एरिया है।
इसके अलावा अगर हेरिटेज इसमें है तो अजंता एलोरा जैसी जगह है, फिर नासिक है, इवन उसके आसपास पूरा बहुत अच्छा एरिया, वातावरण बहुत अच्छा है। इसके अलावा लोनावला जैसी जगह, महाबलेश्वर जैसा हिल स्टेशन है। तो आई थिंक अपने अपने चॉइस के हिसाब से। एक वो जो गानों में दिखाते हैं आती क्या खंडाला, वो भी यही है? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी कोई हिल स्टेशन है? बिल्कुल, लोनावला खंडाला बड़ा प्यारा हिल स्टेशन है और मुंबई से काफ़ी पास है। अच्छा, और एक वो बोलता है क्या पनवेल निकलना है, पनवेल भी यही है ना? पनवेल भी उसी के वो भी कोई हिल स्टेशन है क्या? हिल स्टेशन नहीं है, बट पनवेल भी मतलब उसके पास की ही जगह है। तो पनवेल, लोनावला, खंडाला, मुंबई पुणे के रास्ते में ये सारी जगह पड़ती है। देखिए होता क्या है कि हम लोग जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं, फिल्मों में रेफरेंस देखते हैं तो हमको लगता है कि ये महत्वपूर्ण जगह होंगी। तो ये 12th फेल फिल्म के आने के बाद क्या बदला आप लोगों की ज़िंदगी में? एकदम सेल्फियों की भरमार, मनोज भाई? सेल्फियों की भरमार तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पर हाँ लोगों ने तो आदत सी हो गई है। पहचान ज़रूर मिली, एक सर्विस के इतर पहचान। सर्विस में अपने आप पहले से कुछ चीज़ें थीं, आप काम कर रहे थे तो लोगों के बीच में आपकी पहचान थी, पर वो पहचान डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जिस स्टेट में हैं वहीं तक आपकी सीमित रहती है। इस मूवी के माध्यम से आप पूरे देश तक अपनी बात कहने में सक्षम हुए। जो बात हम कहना चाहते थे वो वहाँ तक गई, तो लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात रही। देश में ही पड़ता है भिंड मुरैना। हाँ, आप हमको सबसे पहले ये बताओ, जब आपके माताजी पिताजी ने फिल्म देखी कि नहीं अभी? हाँ, कई बार देखी। माताजी पिताजी ने, बहन ने, भैया ने, कहाँ देखी और उनके रिएक्शन क्या थे? क्योंकि फिल्म के जो सबसे मार्मिक सीन है, जहाँ मैं रोया सबसे ज़्यादा, वो मदर वाले, दादी नहीं, पिता आते हैं, वो सारे सीन हैं सबसे जो मार्मिक है, श्रद्धा और आपके सीन्स के अलावा। हाँ जी। इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था भोपाल में। अच्छा। जब पहली बार हम लोग मूवी बनने के बाद विनोद चोपड़ा जी और उनकी पूरी यूनिट बाहर गई थी, विक्रांत और मेधा सब लोग गए थे, तो हम लोग भोपाल गए। तो भोपाल में पहला शो था, तो वहाँ पर मेरी माँ, मेरे पिताजी, भाई वगैरह सब लोग आए, श्रद्धा के फादर मदर सब लोग आए। अच्छा। और वो एक बड़ा अलग ही टाइप का वो था माहौल, क्योंकि पहली बार वो लोग मूवी देख रहे थे और मेरी माँ को तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ को लग रहा था कि इतना गोरा आदमी विनोद चोपड़ा कहीं हीरो ये तो नहीं है। और विनोद चोपड़ा मूवी पूरी देखने के बाद बहुत मेरी माँ रोने के बाद विद्यु जी ने उनको स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुलाने के बाद मेरी माँ से बोला गया कि कुछ बोलो। तो मेरी माँ चूँकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो इस तरह से कुछ बोल नहीं सकती स्टेज में। तो उसके अंदर क्या भाव आए, विनोद चोपड़ा जी बोलते हैं कि मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षण थे वो, जब मेरी माँ ने विद्यु जी का हाथ लिया और उसको चूमा, ये बोलते हुए कि बहुत अच्छा किया। क्या बोले? नहीं, स्थानीय भाषा में बोलिए, ये नहीं, ये शहरीकरण मत करिए भावनाओं का। तो मतलब ये बोला कि तुमने तो गजब कर दो, तुमने तो गजब कर दो। एंड विनोद चोपड़ा इस बात को कम से कम हर मंच पे, हर जगह कई बार बोलते रहे कि यार वो अलग ही क्षण था जब तुम्हारी माँ ने मेरा हाथ चूमा था, क्योंकि वो उनको अपनी माँ याद आई, सबको ऐसा लगा कि क्या बात थी। तो घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसे हमारा संघर्ष पूरे देश के सामने आएगा तो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। श्रद्धा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये था जब मम्मी पापा ने देखा। और पापा बार बार देख करके एकदम इमोशनल हो रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम खड़ी हो जाने के लिए। हालांकि वो शिक्षक भी हैं, तो वो साथ में बहुत सारी अभी भी कुछ ना कुछ उसके साथ वो देने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी इतना सब हुआ तो हमेशा जैसे वो पहले बोला करते थे, तो फिर से उन्होंने अपनी बात दोहराई कि पहाड़ के हैं एक्चुअली हम लोग। तो पहाड़ में कैसा होता है कि वो बचपन में मुझे बोलते थे कि हमारा स्कूल दूसरी पहाड़ी पर था ऊपर, तो उनका कहना रहता था कि ऊपर जाते हुए तुम्हें कितना टाइम लगा? तो मैंने बोला 35 मिनट। अच्छा, नीचे उतरते हुए कितना टाइम लगा? तो 12 मिनट, 10 से 12 मिनट। तो वो हमेशा बोलते थे कि ये बात याद रखना। और उन्होंने मुझे अभी वापस याद दिलाई कि जब उतरते हैं तो मेहनत भी नहीं लगती, उतरना या लुढ़कना बड़ा आसान है, एकदम आप तुरंत नीचे आ जाते हैं, बहुत तेज़ स्पीड में आ जाते हैं, बिना थकान के आ जाते हैं। लेकिन जब ऊपर जा रहे होते हैं तो
धीरे धीरे होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, पसीना बहता है और बहुत मेहनत लगती है। तो कितनी सुंदर ऊपर बात कही पहुंच है। के और उसको बना के रखना, तो फिर से अभी उन्होंने वो चीज़ मुझे याद दिलाई, जो वैसे मैं हमेशा इस बात को उनकी याद रखती हूँ तो वही फीलिंग है अभी। लेकिन वो फिल्म देख के नए सिरे से उन्होंने ये तो नहीं कहा इतने भी सख्त नहीं थे हम लोग, इतने भी खिलाफ नहीं थे मनोज के, कुछ इस पे बात हुई? हाँ, वो नाराज़ बहुत सब लोग अपनी अपनी चीज़ों के लिए बीच बीच में होते रहते हैं कि यार ये हम तो बहुत मजाक भी करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही हमको बहुत सख्त दिखा दिया। पिताजी की क्या रिएक्शन थी मनोज भाई आपके? पिताजी हमारे अभी भी उसी मूड में रहते हैं, जिस मूड में पिक्चर में थे उससे बाहर निकले नहीं है, वो अब कभी भी निकले नहीं है। उनका हमेशा वो जो मुकदमा चल रहा था नौकरी का, वो सुलटा? वो मुकदमा ऐसा है कि वो सुलट नहीं सकता क्योंकि वो सुलटेगा तो लड़ने के लिए कोई आदमी नहीं रह जाएगा, उनके पास लड़ने के लिए कोई आदमी चाहिए। तो उनका हमेशा एक रिएक्शन रहता है कि साला चोर बहुत भरे हुए हैं देश में यार, क्या होता है, चोरों को तो ऐसे पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उनका सिस्टम चलता रहता है और हम लोग बोलते रहते हैं हाँ ठीक, सही है, कर रहे हैं, हो जाएगा। वो कभी कभी अचानक से फ़ोन करते हैं, देख रहे हो तुम क्या बढ़ गई है बेईमानी, कोई कुछ रोकने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट ये नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। मैं 5 मिनट तक सुनता रहता हूँ, हाँ ठीक है, और फिर बोलते हैं यार तुम लोग कुछ करते नहीं हो, तुम लोग इतने बड़े ऑफिसर बन गए, कुछ करो। मैं कहा हाँ ठीक है, करता हूँ भाई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी साहब हो गए हैं, कुछ करते नहीं, डांट खा रहे हैं किसी डीजीपी से नहीं, किसी से नहीं, पिताजी से। और वो वहाँ की लोकल चीज़, जैसे कहीं लड़ाई हो रही है मान लो आपस में किसी की भी, हमारे यहाँ लड़ाई बहुत होती है चंबल में, तो Of course. तो फोन करके बोलते हैं ये तो कैसे लड़ रहे हैं, ये तो ऐसा हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बैठे रहो, अरे मेरा कैडर नहीं है, मैं यहाँ हूँ दूसरी जगह पे। तो चलता रहता है उनका हमेशा से ही। तो उन्होंने जाके जहाँ मुकदमे पे तो जाके बोला नहीं था फिर कि देखो अधिकारी भी है लड़का बहू और अब तो फिल्म भी आ गई है? अच्छा, एक हम लोग ट्वीट देख रहे थे, हमारे देश के बहुत सम्मानित उद्योगपति हैं आनंद महिंद्रा जी, तो उनसे मुलाकात का तजुर्बा बताइए ज़रा। मेरे ख्याल से श्रद्धा जी से उनसे बात हुई थी। तो ये आपको हमेशा श्रद्धा जी कहते हैं या इंटरव्यूज़ में कहते हैं? इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा सम्मान के साथ, लेकिन तुमको सभी लोग अच्छी श्रद्धा बात जी है, बोलते लेकिन वेरी हैं। गुड। नहीं मनोज भाई, सब लोगों का बोलना और आपका बोलना अलग है। श्रद्धा जी बोलते हैं घर पे, श्रद्धा बोलते हैं। ये गुरु पकड़े गए, ये इंटरव्यू की ट्रिक है। हाँ जी, मैं श्रद्धा बोलता हूँ। नहीं आप श्रद्धा जी बोलिए, इतना अच्छा साउंड कर रहा है। और वैसे भी जो आपके जीवन की इतनी बड़ी प्रेरक रही हैं, उनका तो सम्मान नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप घर पे भी श्रद्धा जी बोलें। हाँ वेरी गुड, अभी आज हाँ तो श्रद्धा जी, आज से कंपल्सरी कर देते हैं इसको। श्रद्धा जी, ठीक है। श्रद्धा जी। तो श्रद्धा जी फिर क्या हुआ, आनंद महिंद्रा जी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, एक्चुअली हमारा एक ये मुंबई फेस्टिवल था, उसमें उनके साथ मुलाकात हुई थी जी। तो फिर उन्होंने जब मूवी देखी तब उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग मिलते हैं एक बार, आप लोग आइए। तो हम लोग गए थे उनके पास और बहुत अच्छा रहा एक्चुअली, वो चर्चा भी बहुत अच्छी रही। और थोड़ा बताइए, अब हम लोग वहाँ नहीं थे कमरे में, आप लोग थे, हैं आपके उससे सुन लें। तो बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा हुई, जैसे समाज के बारे में आगे क्या करना चाहिए, और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बात करके और ये समझ के कि इस तरह के मतलब जैसे उद्योग घरानों में उनका इतना काफ़ी दखल उनका है, इवन डे टू डे की समस्याओं पर जिस तरीके से वो बात करते हैं। उस दिन भी जैसे बात हुई तो काफ़ी इश्यूज़ पर बात हुई, वो चाहे हिंदी मीडियम की सहभागिता को लेकर हुई। उन्होंने बोला कि क्या इश्यूज़ है, मतलब ये विषय क्या हैं। तो काफ़ी हम लोगों ने उनसे चर्चा की कैसे इस चीज़ों पर काम कर सकते हैं या समाज में और क्या होना चाहिए। फिर जैसे अगर उद्योग की भी बात है तो इस तरह की चर्चा निकली कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सब की बात करते हैं तो किसी को ये याद नहीं है कि उनका बिजनेस क्या था, ये व्यक्ति कौन थे। हमें क्या याद है, वो कॉलेजेस याद हैं। हम सब इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो किसी भी फील्ड में कोई भी आदमी है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो उसकी पहचान भी बन जाती है। तो कैसे इन चीज़ों को हम और बढ़ा सकते हैं। वो बहुत खुश थे मूवी से भी, जो इश्यूज़ उसमें उठाए गए हैं उससे भी, तो आगे कैसे क्या कर सकते हैं इस पर उन्होंने चर्चा की। काफ़ी अच्छा। यूपीएससी के बारे में काफ़ी जिज्ञासा थी उनकी। तो यूपीएससी के बारे में जब मैंने बताया कि हिंदी मीडियम के और बाकी रीजनल लैंग्वेज के लोगों के साथ में किस तरह से कम लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो जानना चाहते थे। और मैंने बताया कि अभी जैसे इस बार का ये रिजल्ट आया 2024-23 का,
अब 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 40-42 लोग हिंदी मीडियम के, बाकी हिंदी मीडियम है ही नहीं। तो कारण क्या है आखिरकार, कहाँ जा रहे हैं लोग, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों पे बात हुई, मुझे लगता है कि बड़ा सोचनीय विषय है। अच्छी बात तब हुई जब हम लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि साइन करो कागज़ पे आप लोग। हमने कहा साइन क्यों करा रहे हैं ये? देन ही सेड कि नहीं, मैं दोनों आप लोगों की साइन को अपने पास रखना चाहता हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने साइन करा के हम दोनों के साथ फ़ोटो खिंचवाया और वो ट्वीट किया। तो हम लोग दोनों के दोनों हतप्रभ थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतने देश के सम्मानित व्यक्ति अगर हमारे साथ में हमारे साइन को रखना चाहते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। वो एक्चुअली वो ज़मीन से थोड़ा जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद ऐसे बहुत सारे लोग मिले हमको, जिनसे मिलकर ऐसा लगा हमको कि जो रियल लोग हैं वो अभी भी उतने ही सीधे और सरल हैं, सच्चे हैं। जो थोड़े बहुत अनरियल हैं, जो जिनकी सफलता अधूरी है, वही सिर्फ हवा में है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग वास्तव में जीवन को समझते हैं, वो कितनी बड़े बन जाएं लेकिन फिर भी सरल बहुत रहते हैं, सीधे बहुत रहते हैं, सहज बहुत रहते हैं। आपने कहा कई लोग मिले, ज़रा कुछ और लोगों के बारे में बताइए। जैसे कई लोग हैं, प्रकाश आमटे जी से मुलाकात हुई। अभी जैसे आपकी पोस्टिंग भी रही है उस तरफ? हाँ, गढ़चिरौली में रही है आपकी। वो पत्नी है, मैग्सेसे अवार्डी हैं, पूरा देश के लिए बहुत महान व्यक्तित्व है उन लोगों का। तो वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम परिवार की तरह हैं। उनसे मिलो तो आपको लगेगा ही नहीं, अब मुलाकात हुई मेरी उनसे तो लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े आदमी हैं। एकदम सहज, एकदम सरल, खुद उठ के चाय देने वाले, खुद उठ कर पानी देने वाले। अब किसी मतलब मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोगों ने नीचे से संघर्ष करके गए हैं या फिर संघर्ष को समझा है उन्होंने, वो सब के सब बड़े सरल सीधे होते हैं। और ये सरल और सीधापन जो है वही बेसिकली उनकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। तो आनंद महिंद्रा जी हो गए, प्रकाश आमटे जी हो गए। मैं भूलता नहीं हूँ सर अपना सवाल। मेरी ये जो वर्जिश है ना, वो नेताओं के ऊपर होती है ज़्यादातर, तो अभ्यास हो गया। और किससे मिले? किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने कि हमारी सर्विस को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? हाँ, यस, ये बहुत बड़ा सुखद अनुभव था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने हमको ये बोला कि IAS, IPS, IRS के बारे में सोसाइटी के अंदर या बाकी लोगों के अंदर एक भाव था, एक एग्ज़ाम पास कर लिया, आ गए, अब देखो पूरा 30 साल 35 साल तक 32 साल तक ये राज करने वाले हैं। पर वो बनते कैसे हैं, कितनी मेहनत लगती है उसके लिए, क्या क्या जज्बा चाहिए, कैसा कैसा पैशन चाहिए, वो अभी तक लोगों को नहीं पता था। इस मूवी के माध्यम से, 12th फेल के माध्यम से ये आया तो लोगों ने थोड़ा रेस्पेक्ट करना शुरू किया। हमारी जो कम्युनिटी है IAS, IPS, IRS की छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन इस कम्युनिटी को उसके सही अर्थों में समझने के लिए, इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया, बहुत लोगों ने थैंक यू बोला। श्रद्धा? बिल्कुल, बहुत सारे ब्यूरो के जब भी बात करते हैं हम लोग सर्विस में तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सभी को काफ़ी खुशी है कि उदाहरण से बताइए, ये वाला नहीं चलेगा, हमको तो उदाहरण ही समझ में आते हैं। अभी हर नाम नहीं ले सकते हम लोग। हाँ, खफा हो जाएंगे भैया। हाँ, उनका लिया, हमारा क्यों नहीं लिया है कि चीफ विजिलेंस वालों का लिया, DGP साहब का नहीं लिया, DGP साहब का लिया तो ADG का नहीं लिया, ये तो दिक्कत है। पर IRS कम्युनिटी के बीच कुछ चर्चा हुई? क्योंकि मैं पिछले दिनों मेरे ख्याल से आपके ही बैच के होंगे संजय लवानिया जी। संजय लवानिया ये मेरे बैच के नहीं है, लेकिन नहीं, हाँ, आपसे 1 साल सीनियर होंगे, है ना? वो 2004 बैच है उनका। हाँ, आपका 5 बैच। 5। तो वो कई प्रकरण बता रहे थे। फिर मैंने और IRS मित्र हैं, जैसे हमारे JNU के, उनका बड़ा चर्चित रहा वीडियो ललन टॉप पे, कुंदन यादव जी। हाँ, कुंदन मेरे बैचमेट है। कुंदन आपके बैचमेट हैं जी? तो वो हमारे JNU के सीनियर हैं हिंदी के, तो वो यहीं हैं आजकल, महाराष्ट्र में, मुंबई में पोस्ट। तो जब हम IRS ऑफिसर्स से बात करते हैं आप लोगों से, तो आपकी भी बड़ी कमाल कहानियाँ। और होता क्या है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू IAS ऑफिसर, क्योंकि वो कलेक्टर होते हैं या IPS, SP हैं, वो सब, वो लोगों को ज़्यादा दिखता है उनका काम, क्योंकि पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है। पर IRS ऑफिसर्स किस तरह से जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, देश की आर्थिक तरक्की और सब, तो उस कम्युनिटी को लगा कि भाई एक कहानी में हम लोग भी दिखे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा जो जैसे आपने कहा कि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है, काफ़ी कुछ आप सामने नहीं रहते, तो ये कहानी आने के बाद कहीं ना कहीं वो सबकी कहानी बन गई एक तो, क्योंकि लगभग सबके संघर्ष की जर्नी एक जैसी है। और दूसरा क्या हुआ, सबके घरों में, सबके स्पेशली बाहर के अलावा अपने बच्चों ने भी उस तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू किया। इवन हमारे घर में हमारी इज्जत काफ़ी बढ़ गई। अच्छा, ज़रा बताइए आपके घर में क्या हुआ? जैसे हमारे बेटे की नज़रों में, और आई थिंक टाइमिंग बड़ा अच्छा रहा क्योंकि हमारा बेटा टीनेजर है अभी, मानस। तो हाँ, मानस,
तो ये एज बड़ी ऐसी है कि जो माँ बाप के लिए काफ़ी चिंता की एज रहती है। तो आई थिंक ये मूवी का एक बड़ा फ़ायदा तो हमें यही हुआ है कि हमारे घर में मानस की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है। अब पढ़ाई करने लगा, अच्छी पढ़ाई कर रहा है आजकल, 10th में है हमको वो। लगा वो ये तो नहीं कि पापा भी तो फेल हुए थे 10वीं 12वीं में। हाँ, लकीली उसने मेहनत वाला वो पकड़ लिया। नहीं, इस बारे में ना एक बात बताता हूँ आपको सर भाई, मुझे ऐसे लोगों के कुछ लोगों के फ़ोन आए जिन लोगों ने आज बहुत बड़ी स्थिति में हैं वो लोग और अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका ऐसा बोलना था कि हम जब बड़े हुए तब तक मेरे फादर ने जो स्ट्रगल किया था वो मुझे पता नहीं था। वो मुझे बोलते थे फादर कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इतने किलोमीटर साइकिल चलाता था, मैं वहाँ जाता था, खाने को नहीं था, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कि हमारे पास सब कुछ था। ये मूवी देखने के बाद रात को मूवी देख करके मैं फ़्लाइट पकड़ के रात को सुबह अपने बाप के पास गया थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि वो जो थैंक यू था वो था कि यार अब समझा मैं तुमने क्या किया होगा, अब मेरे को समझ में आया कि तुमने क्या मेहनत की होगी। क्योंकि बच्चे बेजाज नहीं कर पाते ना आज के, अब जिस बच्चे के पास सब कुछ है, अब जो बच्चा शुरुआत से ही बिजनेस क्लास में बैठ रहा है, फ्लाइट में बैठ रहा है, वो नहीं समझ में आ सकता कि किसी आदमी क्या यार पापा आप तो हमेशा हैं पैदल चल के गए, ये बातें बताते रहते हो तुम। तो ये बड़ी कम्युनिटी है जो ये बता रही है कि नहीं, अकेले अपने ही संघर्ष नहीं, अपने पिताजी के संघर्ष, पिताजी के संघर्ष, वो भी सम्मानपूर्ण रूप से देख सके हैं, समझ सके। एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ हुई होगी, ऐसी मेरी हाइपोथेसिस है, बहुत सारे लव बर्ड्स, बहुत सारे तैयारी करने वाले या शादी की इच्छा रखने वाले कपल्स, उनके भी आए होंगे कि साहब हमारी भी ऐसी स्थिति, आप हमारे मम्मी पापा को समझा दो, हम बहुत मेहनत करेंगे। और हमें तो कई ऐसे भी कमेंट्स आए कि बस हमको कोई एक हमारी लाइफ में श्रद्धा मिल जाए जो कह दे जाओ मनोज कर दिखाओ, बस वो नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी मिले। एक श्रद्धा तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, ऐसे बहुत लोगों ने किया। जी बताइए किस तरह के, आप इंस्टाग्राम पे हैं, किस तरह के इनबॉक्स में आते हैं? अरे इनबॉक्स मुझे इतने लोगों के SMS आते हैं और वो यही बताते रहते हैं फ़ोन करके एक लड़की से प्यार था, उस लड़की ने ऐसा कर दिया है, अब ऐसा कर दिया है, अब आप थैंक यू, अब हमारी हेल्प करिए, हमारा ऐसा कीजिए। अब आपका पुराना जो इंटरव्यू था ललन टॉप वाला, जो गजब का इंटरव्यू था, पता नहीं कैसे वो लोगों को इतना पसंद आया, उसमें एक लाइन मैंने कभी बोली होगी कि मैं लव मैरिज का समर्थक हूँ, तो उन्होंने सब लोगों ने बोला है आप लव मैरिज का समर्थक है ना, तो आप हमारी कराइए। हम पागल हो चुके हैं अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं मनोज और श्रद्धा मैरिज ब्यूरो का इश्तेहार। तो बताइए अगर कोई शादी को लेके दुविधा में हो, प्रेम को लेके संशय में हो और मनोज और श्रद्धा की काउंसलिंग चाहता हो तो कैसे रीच आउट करें? बताइए श्रद्धा जी। नहीं, अभी मेरे पास काफ़ी बच्चियों के फ़ोन आते हैं, लड़कियों के बहुत सारे आते हैं, जो एक तो वो काफ़ी खुश भी है क्योंकि उनका ये भी उन लोगों का कहना रहता है कि हमेशा प्रेम को बड़ा ऐसे देखा जाता था कि आप डिस्ट्रैक्शन, वक्त की बर्बादी, डिस्ट्रैक्शन। जी, तो अभी वो मतलब आराम से इस बात को कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और साथ में आगे जो भी है करियर जो भी हो, मतलब नॉट नेसेसरीली UPSC, जिस भी करियर में है उसमें भी साथ में और उसके आगे भी साथ में, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा, इस तरह के रिक्वेस्ट काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कोई कहीं पर फंस जाता है अगर किसी के पापा नहीं मान रहे हैं। जैसे एक बार मुझे अभी स्कूल की कुछ बच्चियों ने इकट्ठा फ़ोन किया और कॉन्फ्रेंस पे अपने एक के पेरेंट्स को लिया हुआ था, तो कि उनको भी समझा दो, वो समझ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 साल हो गया, आप वापस आओ तैयारी करके। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। और वो एक लड़की जो बोल रही थी तुमको कि पापा ने हमको भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन अब बोलते हैं कि तुम कुछ और नहीं करोगे, मतलब ये गलत बात है, हमने पढ़ने के लिए भेजा तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, दूसरा कुछ क्यों सोच रहे हो, तुम प्यार के बारे में कैसे सोच रहे हो? तो करियर माने करियर और हाँ बिल्कुल अलग अलग देखो। हाँ। आपने कहा कि कुछ भी करें, ये भी एक देश में बड़ा बहस का मुद्दा है, क्योंकि आप दोनों सिविल सर्वेंट हैं, कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत ओवर ग्लोरीफाई किया जा रहा है सिविल सर्विस को। बिलाशक देश की सर्वोत्तम सर्विसेज में से एक है, पर लोग घंटों तैयारी करते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका डेमीगॉड जैसा स्टेटस, फिर उनकी रीलें, जो पढ़ाते हैं उनका भी बिल्कुल वैसा एक अलग ही कल्ट बिल्ड होता जा रहा है और उसको लेके काफ़ी मुकम्मल क्रिटिसिज्म भी है। आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि ये रिफॉर्म्स की बात भी चल रही है कि भैया अनंत काल तक थोड़ी तैयारी करते रहोगे, और भी कोई ढंग है, तरीका है देश की सेवा करने का और अपना हित सोचने का। मुझे जो लगता है इसमें वो ये लगता है कि ये बात तो सही है कि ओवर ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं है सर्विस को, ना ही
तैयारी को और ना ही तैयारी के प्रोसेस को। एक सिस्टमेटिक तरीका है, सिंपल सीधा तरीका है। जिन जिन लोगों के मन में ये है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है और हमारे अंदर कैपेसिटी है ये करने की, और हमारे खुद के लाभ महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हम सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों को तो इस तरफ आना चाहिए। क्योंकि एक जो बहस चल रही है कि करियर के रूप में सिर्फ इतने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, इतने ज़्यादा लोग बैठते हैं, वो आंकड़े कुछ मतलब के नहीं है। क्योंकि कारण ये है कि ये जो एग्ज़ाम है वो नौकरी नहीं है, ये करियर नहीं है। ये एग्ज़ाम बेसिकली आपको इस देश में कुछ बदलाव के लिए एक आपको अस्त्र बनाता है, शस्त्र बनाता है। और ये बदलाव जो है वो सोसाइटी का, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मान लीजिए आपके पास जिम्मेदारी है कि आप एक ज़िले को संभाल रहे हैं, तो आप उसके एक ज़िले को संभालने वाला आदमी, संभाग को संभालने वाला आदमी की तुलना आप ये नहीं कर सकते कि वो नौकरी में पैसे कितना मिल रहा है उसको, वो प्राइवेट में चला जाता तो ऐसा हो जाता। जो भी आदमी तैयारी कर रहा है वो मजबूत तो होता है, ये तो आप मानिए। जितने भी लोगों का अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो लोग किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनका भी करियर देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक समझ बन जाता है, बात बन जाती है। जर्नलिज्म के क्षेत्र में ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जिन लोगों की समझ इतनी ज़बरदस्त है कि उनके साथ बहस करना मुश्किल है। कई लोग ऐसे हैं जो बाद में किसी पार्टी में जाने के बाद काम करते हैं तो उनको झेलना मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। तो ये तैयारी बेकार नहीं जाती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसको ओवर ग्लैमराइज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप हर बात में कि यही अकेली बची चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये तो नहीं है। ये नहीं बने तो कुछ भी नहीं बने। अब जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, अब मुंबई का अटल सेतु बना, इतना बड़ा ब्रिज बना, 18 किलोमीटर का ब्रिज बना, उसको बनाने वाले भी तो इंजीनियर ही थे। इतने बड़ा देश का नाम हो रहा है, लोगों के लिए फ़ायदे हो रहे हैं, तो वो भी एक उनका भी ग्लैमर है, उनका भी अपना सिस्टम है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी नौकरी या कोई भी काम, बिजनेस, कोई ऐसा नहीं है छोटा है। लेकिन हाँ, यूपीएससी के बारे में मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि यूपीएससी से आपको काम करने का स्कोप बड़ा मिल जाता है। बड़े स्तर पर आप काम कर सकते हैं, बड़े स्तर पर चेंजेस ला सकते हैं, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी आप प्रभावित कर सकते हैं। और सिंबॉलिक होता है ये। मान लीजिए किसी ज़िले में एक गुंडा है, बड़ा गुंडा है, पूरे ज़िला उससे डर रहा है, पूरा ज़िला परेशान हो उससे। अब मान लीजिए एसपी ने उसको बर्बाद कर दिया, एसपी ने उसको जेल में डाल दिया, एसपी ने उसका जो रौब था वो ख़त्म कर दिया, तो वो एक बड़ी चीज़ होती है, सोसाइटी पूरी भयमुक्त हो जाती है। तो ये जो सोसाइटी का जो देश के निर्माण का जो मुद्दा है वो यही है कि आप कैसे सोसाइटी को आगे ले जाते हैं। और उसमें सिविल सेवक की अपनी भूमिका है, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको आप कैरियर से नहीं जोड़ सकते कि कैरियर नहीं है। मैं नहीं मानता कैरियर है, मैं मानता हूँ ये पूरी तरह से सेवा है, जो सेवा आपको सिर्फ इतना कर रही है कि एक पैसा दे रही है तनख्वाह के रूप में, जिससे आपका घर भी चल सके। ऐसा हुआ है क्या कि फिल्म की रिलीज़ के बाद आप लोगों को देश भर से मोटिवेशनल सेमिनार्स के इनवाइट आने लगे हों? हाँ, काफ़ी आ रहे हैं। जाती हैं आप? अभी ऐसा बहुत गए तो नहीं, हम लोग थोड़ा सा कम ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मैसेज है एक्चुअली वो मूवी में काफ़ी क्लियर भी है, जो बात कहना चाहते हैं। हालांकि बच्चों के साथ ज़रूर कभी कभी बात करते हैं, या कुछ स्कूल्स का है तो वहाँ ज़रूर हम लोग कभी कभी जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जाने से शायद कभी मैसेज डाइल्यूट होता है, ऐसा भी हमको लगता है। और अभी हम लोग फिर से वापस आके अपना जो काम कर रहे थे एक्चुअली उसी में वापस नॉर्मली ढल गए हैं। हम चूँकि दोनों नौकरी पेशा हैं, दोनों का काम है, हमारा खुद का ही काम इतना ज़्यादा है, खुद का ही हमारा खुद के पास टाइम नहीं। खुद की फिल्म आई और फिर पर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हुआ है क्या कि कई ऑफिसर्स ने आपको रीच आउट किया हो कि हमारी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, ज़रा इस पे नॉवेल लिखवा दो, फिल्म बनवा दो? कहानी तो सबकी इंटरेस्टिंग रहती है, जो भी आदमी। जो आपने इतना लंबा पॉज लिया, आधा जवाब तो मुझे इसी में मिल गया है। बहुत लोगों की कहानी इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, स्क्रिप्ट के लिए कितने लोगों ने बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो तो ठीक है, हम देख लेंगे। लोगों की कहानी लगभग ऐसी ही है, 18, 19, 20 के अंतर हैं। जो आदमी अपनी ताकत से आगे आता है उसकी कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई थोड़ा कुछ ज़्यादा करके आया है, कोई कम करके आया है। सबके अपने अपने दर्द हैं, अपने अपने दुख हैं, और अपनी अपनी सफलताएँ, अपनी सफलताएँ। हम दोनों लकी हैं कि हमारी कहानी को सबने सुना। बाकी सब लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारे साथ कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी भी कहानी ऐसी थी। कई लोग, ये मूवी बेसिकली चली इसीलिए कि लोगों ने अपने दर्द को इसमें देखा, समझा, अपने संघर्ष को इसमें देखा और समझा। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि हमारी भी कहानी आना चाहिए, हमारी भी आना चाहिए। पर अब ये तो डिपेंड करता है कि किसी कहानी कहाँ आती है, कि नहीं आ पाती है, कितने लोगों तक पहुँचती है। तो मैजिक फार्मूला होगा श्रद्धा जी, सब अपनी कहानी लिए घूम रहे, साहब हमने बहुत संघर्ष किया भी होगा।
आई थिंक ये तो हमारी मतलब खुशकिस्मती है कि हो गया। ऐसी बहुत सारी एक्चुअली हम इतने सारे लोगों को जानते हैं वाकई में, जो इससे बहुत बड़े संघर्ष हो सकते हैं, इससे बहुत बड़ी सफलताएं हो सकती हैं, मतलब अगर आप पैमाना कौन सा रखते हैं उस पर। तो और मूवी के एक्चुअली मूवी में जो चीज़ें हैं शायद, क्योंकि हर बच्चा ऐसे ही तो फ़ोन करना चाहता है अपनी माँ को कि माँ मेरा हो गया। हाँ, क्योंकि हर माँ ऐसे ही तो चाहती है, गर्व से कहना चाहती है कि हाँ तूने कर दिखाया। वो जो रिलेशन चल रहे हैं, दोस्तों का आपस का जो रिलेशन है, तो इस कारण क्या हुआ, ये मूवी एक्चुअली सबकी कहानी बन गई है और वो इस माध्यम से आ गई, पर वो है बहुतों की कहानी है एक्चुअली। जब मैं स्ट्रगल के दौर में था, मैं और अनुराग पाठक जब रूम पार्टनर थे, जिन्होंने ये नावल लिखा क्या है लिखा और है, जो यस, फिल्म में जिनका वो किरदार भी है, आधा किरदार कि जो हर वक्त कमियां निकालता रहता है, अरे ये तू बर्बाद हो रहा है श्रद्धा के चक्कर में। तो उसने पता है 98 में डायरी लिखी थी। 98 डायरी उसने अभी हम लोगों ने पढ़ी उसकी, जिसमें उसने लिखा था कि मुझे एक उपन्यास लिखना है मनोज पे। तब उसने लिखा था कि मैं ये लिखूँगा 98, सोचिए आप कितने साल पहले। तो ये खुशकिस्मती थी कि अनुराग पाठक जैसे दोस्त थे जिन्होंने सब लिखा। डायरियाँ लिखने की हमारी आदत थी जो लकीली काम आई। डायरियाँ अगर नहीं होती तो आदमी को याद ही नहीं रहता। अगर डायरी नहीं लिखे ना आप, तो आप अपना 10वीं याद कीजिए, 12वीं याद कीजिए, 4 दिन याद आते हैं आपको। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं डायरी तो आपको सब याद रहता है, क्योंकि घटना छपी होती है वहाँ पर। विधु विनोद चोपड़ा जैसे लोग मिल गए, तो मुझे लगता है कि ये एक सौभाग्य था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। विधु विनोद चोपड़ा जैसे परम गुस्सैल लेकिन परम रचनात्मक, बहुत जीनियस भी, बहुत क्रिएटिव भी और बहुत मूडी भी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने रियलिटी के इतने नज़दीक खुद को रखा, रियलिटी के इतने नज़दीक चीज़ों को रखा कि वो एक एक चीज़ के लिए हमको तो आश्चर्य होता था कि ये बंदा इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। 4 साल 5 साल तो कोई मेहनत करता है क्या एक मूवी पर, एक एक चीज़ पर इतनी मेहनत करता है क्या। अच्छा, ऐसा नहीं है, जैसे अब उनसे बात करो ना आप, तो जैसे एक मूवी में एक सीन है जिसमें कि मनोज और श्रद्धा दोनों के दोनों किताब के लेने के लिए भी हैं। कलाम साहब की किताब श्रद्धा लेके आती है और मनोज चाय देता है, चाय पी लो। तो वो मनोज के कप को नीचे रखते हैं, श्रद्धा के कप को ऊपर रखते हैं जब वो चीयर्स करते हैं। तो इतना सोचा है उन्होंने इसके बारे में। और यही वो सीन है जिसमें बैकग्राउंड में आप दोनों भी फिल्म में इकलौती बार नजर आते हैं। हाँ, राइट। वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा था कि हम लोग पीछे बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो हमको ये बोला गया था कि कुछ नहीं करना है, तुम आपस में बात करो, बस आपस में बात करते रहो, जो करना है हम करेंगे। दुख हो रहा था कि अरे हम फिल्म में आ रहे हैं, जबकि पूरी फिल्म ही हमारे ऊपर है। ये मनोज भाई रिहर्स तो नहीं कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा एक्टिंग तो नहीं करना, अरे नहीं श्रद्धा ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं। उन्होंने ये बोला था कि कैमरा मत देखना, बस, है ना, कैमरा मत देखना, बाकी तुम लोग बात करते रहो आराम से, जो करना हो हम कर लेंगे, तुम कैमरा मत देखो। क्या बातें कर रहे थे यार, अब यही कर रहे थे। हम तो पुराना अपना याद कर रहे थे कि जब बैठे थे किस तरीके ये तो से। कितनी दफ़ा, मतलब हम लोग जब फिल्म एडिट पे थी, हम लोगों ने देखी तब रोए, तो कम से कम 20-25 बार तो रोए होंगे। हाँ, ये जितनी बार देखते हैं उतनी बार उतना ही रोते हैं। हम दोनों ही रोते हैं, पर मनोज तो एकदम मतलब बच्चों जैसे। मेरे साथ लोगों ने पिक्चर देखना बंद कर दिया, क्योंकि सब जो भी बैठता था, एक दिन विकास सर बैठ गए। एक दिन विकास सर ने मुझे बोला मैं बैठता हूँ उसके साथ। मैंने कहा हाँ, मैं तो इंतज़ार कर रही थी। फिर आधे के बाद वो उठ गए, बोले नहीं श्रद्धा तुम ही बैठ जाओ। मुझसे नहीं। मेरा सबसे बड़ी सफलता पता है क्या है? सबसे बड़ी सफलता मूवी के आने के कितने 5 महीने हो गए, 5-6 महीने, जितने मुझे पता नहीं कितने हो गए, 6 महीने तक मैं किसी भी इंटरव्यू में या किसी वार्तालाप में सोसाइटी समाज के सामने नहीं रोया। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अदरवाइज़ होता ये है कि जब भी वो बातें चलती हैं तो आप इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल में आपके आंसू निकल जाते हैं। क्योंकि मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूँ कि इंसान को बहुत ही सरल और सीधा होना चाहिए। इंसान को जब रोना आए रो लेना चाहिए, जब हंसना आए हंस लेना चाहिए, जब भूख लगे तो खाना खा लेना चाहिए, और जब प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। बहुत नौटंकियाँ नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो कभी रोता ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही करता नहीं हूँ। क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 समस्याएं ऐसी हैं जिसमें हमारा कोई सॉल्यूशन कोई वो नहीं है। जैसे एक तो अगर आप बीमार हैं तो आपका कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान ने बीमारी दी है, आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसी एक गरीबी से बड़ा कुछ दुनिया में बुरा कुछ भी नहीं है। गरीबी अगर आप हैं ना तो आपको तिल तिल के मरना पड़ता है, आपको तिल तिल के अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने की कोशिश करनी पड़ती है, हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं बनाई लेकिन हमको मिली। इसके अलावा बाकी सब हमने बनाई सारी समस्याएं।
जितनी भी समस्याएं, इसके अलावा अब दुनिया में जितनी समस्याएं दिख रहे हैं वो हमने बनाई हुई समस्याएं हैं, हमने क्रिएट की हैं। वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमारा दुश्मन हो गया है, वो उसके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, हमारे पास पैसा कम हो गया है, कोई समस्या ले लीजिए हमने बनाई है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं बनाई, बस इनसे लड़ लो आप, ख़त्म। श्रद्धा जी, क्या बढ़िया मनोज भाई ने बात कही है। कुछ इनमें तब्दीलियाँ आई फिल्म आने के बाद? थोड़ा स्टाइलिश एकदम, अब मैं शर्ट मेरी थोड़ी ज़्यादा शार्प कट की रहे, बताइए। मैं वो इंसान हूँ। अरे रुक जाइए अभी, बताइए ना। नहीं, उनके इंटरव्यू में नीचे कमेंट भी आते हैं कि सर शर्ट तो अब चेंज कर लो। क्या ये सब में वही पहन रहे हैं? आज भी यही हो रहा था कि वो सफ़ेद शर्ट मैंने निकाली जो तुम्हारे पुराने इंटरव्यू में थी। हाँ, छते ने कहा पुराने वाले में यही थी। मेरे अरे गड़बड़ हो जाएगी। कुछ ऐसे स्टाइलिस्ट वगैरह ने रीच आउट नहीं किया आपको कि अब आप लोग फेमस कपल हो गए हो एकदम, जैसे नेशनल क्रश होता है, नेशनल कपल एकदम, तो थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह नहीं, कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा अतिरिक्त 2 मिनट शीशे के सामने, श्रद्धा में ठीक लग रहा हूँ कि नहीं? वो तो शुरू से है ना एकदम। हाँ। वो कंघी हालांकि आज भी यूज़ नहीं करते, कोई ब्रश नहीं, बालों में कुछ भी नहीं। वो जो पुराना चल रहा है वो अभी तक वैसे ही चल रहा है, लेकिन अपना वो एक टशन की फीलिंग तो हमेशा रहती है। एक तो नाउ यू गाइस आर टॉकिंग, उन दोनों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है ना, मेधा शंकर और विक्रांत मैसी ने, ना। तो ये जब आपने बोला ना तो मेरे दिमाग में जो पहले ऐसे फ्लैश हुआ वो फिल्म का सीन फ्लैश हो गया। अच्छा, उसमें कैसे दिखता है? नहीं सर, विक्रांत ने बहुत मेहनत करी, विक्रांत ने, मेधा ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जी रहे हैं टाइप का। जो लास्ट सीन है जिसमें कि मनोज गिरता है सिलेक्शन के बाद, उस समय विक्रांत लिटरली इतना देर तक रोता रहा कि वो उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको रियल में क्योंकि उसको वो उसके मुंह से ये निकल रहा था कि यही संघर्ष तो मैंने किया है। क्योंकि उसको भी कहाँ लोगों ने टीवी का कलाकार बोल करके, बाकी चीज़ें बोल करके उसको कहाँ मान्यता मिल रही थी। तो उसका स्ट्रगल भी, तो इसीलिए तो वो स्ट्रगल को समझ पाया, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया हुआ है इसीलिए। और मेधा का तो कहाँ कितने लोगों ने बोला कि मेधा और श्रद्धा एक जैसी बहन भाई लगती हैं, और बहुत मेहनत की उसने, बहुत ज़्यादा। लोगों ने हमें ये भी बोला कि जैसे फिल्म में मेधा का किरदार गाते दिखता है, वैसे ही श्रद्धा भी अच्छा गाना गाती है। ये नहीं बताया पर वो हम आखिरी में सुनेंगे। सुना जरूर, लेकिन ये बजाने की कोशिश करेगी नहीं, अपन 2-1 के बहुमत में है, लोकतंत्र है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि कई लोगों को लगता है कि साहब फिल्म में तो ऐसा हो जाता है या बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, आप लोगों की वो असल ज़िंदगी है। देयर मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर, है ना, जिनको ये लगता है कि साहब हमारे संघर्ष कुछ ज़्यादा हैं। उनको क्या कहेंगे आप लोग कि वो हिम्मत ना हारें? बहुत इतने मेल आते हैं हम लोगों को अलग अलग प्रसंगों में, कहीं अंतर्जातीय विवाह को लेके, कहीं कि हम बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे मेल करते हैं कि पैसा भेजा घर वालों ने और हमने फलानी ऐप में लगा दिया, ठिकाने उसमें लगा दिया कि डबल हो जाएगा, और हम बताने से डर रहे हैं। से बहुत सारे मतलब नौजवानों की आप बात करो तो घंटों सिर्फ उनकी तकलीफ़ों पे ही बात करते रहो, और कोई एक हाथ बस आगे बढ़ के उनको थाम ले, वैसा रहता है। आप लोगों के पास भी आ ही रहे होंगे, नए सिरे से दिशाएं दिखी हैं। क्या कहेंगे श्रद्धा और मनोज उन लोगों को जो सब अपनी किशोरावस्था, युवावस्था में अपने अपने संघर्षों को जी रहे हैं, सपनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, संग तलाश रहे हैं? पहले तुम बोलो। नहीं, श्रद्धा ने ऐसे देखा कि तुम बोल लो, तब तक मैं अपना आंसर फॉर्म नहीं, तो एक्चुअली जो भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने से होता है। हम इस कहानी का मतलब ही सिर्फ यही है कि आपको, इसका जो बुक की भी टैगलाइन है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो आई थिंक, और इतिहास भी वही रचता है जिसकी जितना टफ चीज़ होती है वहीं से सबसे बड़ी, जितना बड़ा गड्ढा उतनी बड़ी छलांग, क्योंकि सीधा तो वो चल ही नहीं सकता। सीधा चलेगा तो या तो गड्ढे में गिरेगा या फिर छलांग लगा के ही आगे निकलेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम संघर्ष से, एकदम ताकत से आगे बढ़ना है। हाथ बहुत सारे आसपास मिलते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद सब बहुत अच्छा होने वाला है। वाह, बताइए भाई साहब। मैं इसमें एक चीज़ बोलता हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको रास्ता सूझ नहीं रहा है या रास्ता जानना चाहते हैं, उनको मेरी एक सलाह है कि वो लोग डायरी लिखना शुरू करें। डायरी लिखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। होता क्या है, डायरी लिखने से आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं।
क्योंकि बाकी लोगों से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जब आप खुद लिखते हैं ना तो लिखने में आपके अंदर का जो भी उफान है, गुस्सा है, सच्चा है, वो सब आता जाता है और उसके बाद बहुत क्लियर पिक्चर सामने आने लगती है कि मुझे करना क्या है, क्षमता कितनी है मेरी। डायरी लिखने से और पढ़ ली किसी ने तो नहीं, वो बंद करके रखो, छुपा के रखो, या फिर ऐसे ही लिखो कि सब पढ़ लें। जैसे मेरी डायरी कोई पढ़ रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ लो भाई आराम से। बल्कि वो इतनी अच्छी है कि जैसे मान लीजिए आज मुझे कोई समस्या हुई, कोई भी समस्या हुई लाइफ, समस्या सबको होती है, मैं डायरी पढ़ लेता हूँ, कहता हूँ यार कुछ था ही नहीं अपने पास, काय को टेंशन ले रहे हो भैया। कहाँ से शुरू किया है आपने? आपके पास खाने को नहीं था, आप भूखे रहते थे, और आज आप बोल रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तनाव है। तो मुझे लगता है डायरी आपको ये इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आपको समस्याएं जब भी आती हैं छोटी लग लगती हैं फिर, क्योंकि बड़ी समस्याओं से आप गुजर चुके होते हैं, उनको सुलझा चुके होते हैं। आगे कभी, अब आप लोग अधिकारी हैं, आप लोगों को किसी काम पे, किसी फिल्म के बनने की संभावना कि अनुराग पाठक अब एक और नॉवेल लिखें अपने कर अधिकारी के तजुर्बों के बारे में, या आपकी पोस्टिंग्स रही? नहीं, इस चीज़ से तो हम बिल्कुल बचना चाहते हैं। हो गया अपना क्योंकि बहुत हो गया बहुत ज़्यादा। फिल्म की रिलीज के बाद आप कई फिल्म वालों से तो मिले होंगे? हाँ, मुलाकात बहुत लोगों से हुई है, क्योंकि बहुत लोगों ने मूवी पसंद की। नाम बताइए। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों ने, आप बोलोगे भूपेंद्र जोगी इतने सारे लोगों ने मूवी में खुद को देखा है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। नाम बताइए, कौन कौन से बड़े लोगों से मिले, थोड़ा हम लोग को पता चले अपनी कहानियाँ कहाँ पहुँची। मैं संजय दत्त से मिला। अच्छा। संजय दत्त ने मुझे बुलाया। कैसे है वो सच्ची मुच्ची में? अरे सच में अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी होगा। सच में अच्छा? ऐसे चलते हैं झूम के जैसे? और वो इतना इमोशनल है कि उसको कहानी इतनी टच करी। क्या बोले यार बहुत, मतलब मेरे लिए तो उस दिन सोना मुश्किल हो गया था, जिस दिन मूवी देखी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाई साहब तो बता दीजिए। जैसे एक संजय दत्त हो गए, और जैसे अजय देवगन ने देखी मूवी, अच्छा, उनको बहुत अच्छी लगी। जैसे हमारे जाकिर ने देखी मूवी, जाकिर खान ने, उसको बहुत अच्छी लगी। उनके स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल और दोनों मिल गए साथ में। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा है, सराहा है। उसमें कई, एक आपकी आमिर खान के साथ भी फोटो देखी थी हमने। हाँ, आमिर खान भी बहुत सेंसिटिव बंदा है, बहुत सेंसिटिव, और उसने भी वो भी मतलब इस तरह की चीज़ों को बड़ा पसंद करता है कि जिसमें कि सीधी सादी सिंपल बातें हों। और भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अपने अधिकारी हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बहुत लोगों ने इस मूवी को अपना, हमारी जो सोच थी। मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं लेते हैं आप इंटरव्यू में? नहीं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी नौकरी में हैं, मैं तंग नहीं करूँगा आपको। हम लोगों की सोच ये थी पहले सदा, शायद तुमको याद होगा, कि ये मूवी ना गरीब लोगों के लिए है, छोटे गांव, छोटे शहरों के लिए है। Tier 2, Tier 3, North Indian Belt। उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उनका स्ट्रगल है, उनकी बात है, उनकी भाषा है, उनकी समस्याएं। पर हमको तो आश्चर्य ये हुआ कि ये बहुत बड़े लोगों को अच्छी लगी। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये जो बेल्ट है, उस बेल्ट में जहाँ पर हिंदी का कोई मुद्दा नहीं चलता, उनको बहुत अच्छी लगी। तो शायद मेरे ख्याल से ये सबकी कहानी हो गई, एक अकेले मनोज श्रद्धा की जगह पे पूरे देश की कहानी हो गई, इसलिए इतना लोगों को पसंद आई। श्रद्धा जी? बिल्कुल, मतलब अब इसमें क्या ऐड करूँ मैं, लेकिन क्यों इतना कनेक्ट हुई? एंड वर यू इमेजिनिंग दिस कि इतना अनप्रेसिडेंटेड कल्ट बन गई एकदम से फिर, और जब ये OTT पे आई तो फिर नए सिरे से लोग लिख रहे हैं, देख रहे हैं? वो आई थिंक सब इसको रिलेट कर रहे हैं। जैसे कोई भी कहानी चलती है तो आदमी को लगता है हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा मैं भी टूट के गिरा था और फिर मैं उठा था, फिर मैंने दौड़ लगाई थी। लड़कियां जैसे मुझे कई बार ये करती है कि हाँ हम छोड़ रहे थे लेकिन हम फिर से पकड़ रहे हैं। अच्छा, जो बराबरी दिखाई जाती है वो सही नहीं है, वो हमको और लड़ना है, हमें करना है। इस लड़कियां तो मुझे बहुत ज़्यादा ये करती है इसको लेकर। आपके पास वो मीम आया जिसमें ये हो कि देखिए क्रेडिट तो श्रद्धा को मिलता है, पर श्रद्धा जैसी लड़की मिले ना मिले है, वो दोस्त का क्या नाम होता है फिल्म में? अनुरागी नाम होता है, पांडे जैसा दोस्त मिलना जरूरी। ऐसे बहुत वो चलते हैं, आप लोगों ने देखे वो? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग की तो बड़ी पसंदीदा चीज़ है कि दिन में किसी अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई, किसी अच्छी आदमी का SMS आ गया, तो तब तो हम कोई रिएक्ट करते नहीं है, चुप ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ठीक है, हाँ नॉर्मल। घर में आते से ही श्रद्धा में बैठ जाए, रूम बंद करके, और पता है इतना बड़ा आदमी। तुम्हें पता है आज एयरपोर्ट पे कौन आया था? मैं मनोज को बोलती यार ये सच में हो रहा है, ये मतलब ये क्या हो रहा है? फिर मैं उसको SMS पढ़ाता हूँ, देखो तुम SMS पढ़ो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं झोंका जाके नहीं कर रहा हूँ, सही में आया।
आखिरी में तमाम कहानियों के साथ एक उम्मीद नत्थी होती है कि वो कहकहों पे, ठहाकों पे, या कम अज़ कम सरकारी राशन में मिलने वाले अनाज जितने ही सही स्मित पर, मुस्कान पर ख़त्म हों। हम सब जो अपनी अपनी पोटलियों में कितनी ही उम्मीदें लिए पसीने से उन्हें सींचते रहते हैं इस भरोसे के साथ कि कोशिश करते रहेंगे तो हार नहीं होगी, कोशिश करते रहेंगे तो कोई हाथ थाम लेगा, कोशिश करते रहेंगे तो सफ़र हिंदी का चलेगा और अंग्रेज़ी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अंततः बात इतनी है कि जब तक समाधान ना हो तब तक साधना करते रहना है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। देखिए देवियों और सज्जनों, अब आप जो क्लाइमेक्स में मेरा प्रवचन देखेंगे वो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रजत जी ने कहा कि, मनोज जी ने कहा था कि, श्रद्धा जी ने कहा था कि देखो मनोज मैं खुद से तो नहीं गाऊंगी पर प्लीज़ तुम इंसिस्ट करना कि मैं गाना गाऊं। तो अब श्रद्धा जी गाना गाएंगी, फिल्म का ही गा दीजिए, कितना तो प्यारा गाना है। और आपने गाया है एक इंटरव्यू में, मैंने कोड़े मारे थे पीयूष मिश्रा की तरह अपने आप को जाके कि मेरे लल्लन टॉप के इंटरव्यू में मैंने क्यों नहीं गवाया श्रद्धा से। नहीं मैंने कहीं नहीं। आपने गुनगुनाया है, मैंने एक क्लिप देखी थी। कोई भी करो। कोई भी नहीं, मुझे फिल्म का सुनना है। फिल्म का सुनाओ यार मुझे याद नहीं, नहीं। हमें भी नहीं याद, कुछ भी गा दीजिए हम मान लेंगे। हमें कोई मतलब नहीं। आप तुम देख लेना गुरु, तुम अपनी रेंज में खेलना, अपने वेट ग्रुप में, हम तो कैमरा समेट के जाएंगे, तुम्हें घर जाना है। मुझे सच में नहीं याद आ रहा कहाँ से। कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं, गूगल करना हो तो गूगल कर लीजिए, हमारे पास बहुत टाइम है। बड़ी सीरियसली आप कर रहे हो। अरे मजाक तो हम करते ही नहीं है। अरे यार मुझे सच में नहीं आएगा। बोलो ना, गाओ ना। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है बाय द वे। हाँ, ये सब भी ये याद रखना, ये चर्चा भी रिकॉर्ड हो रही है। दर्शकों के मजे देखो, आराम से कुर्सी में उतरे। और श्रद्धा का भाई मैं ट्राई करती हूँ, आई डोंट नो। अभी सब बात तो कोशिश पे ही चल रही है। क्या कहे दिल से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल, बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना, तितलियां जो फूलों से कहें तुम नज़र से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी बोलो ना। और इस पे पता नहीं क्यों हमारी गट फीलिंग कह रही है, एक तो वो बनेगा स्क्रीनशॉट कि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी तरफ ऐसे देखे जैसे मनोज श्रद्धा की तरफ देखे। कपल गोल्स तय कर रहे हो आप लोग। चलिए अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं।